subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I am going to discuss about the peptic ulcer, पैथोफिजियोलॉजी एंड द थेरेपी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में, खासकर हम बात करेंगे उसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में और उसके बेसिक थेरेपी के बारे में। इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक आपके फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपके 6 सेमेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके सिंगल सेमेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिंगल सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी, इसके बारे में हम आज बात करेंगे डिटेल में। इसके अलावा अगर आपको फार्माकोलॉजी पढ़ना है या ड्रग फार्माकोलॉजी पढ़ना है किसी भी डिसीज़ का, तो उस डिसीज़ को पैथोफिजियोलॉजी को समझना भी जरूरी है। इसलिए ड्रग फार्माकोलॉजी से पहले भी पढ़ना जरूरी है और इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि आपके 6 सेमेस्टर में है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द पैथोफिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी, you can check the description box below or by using link given in the I button. So now let's discuss about the topic. So this video contains introduction, peptic ulcers, duodenal and versus gastric ulcer, clinical symptoms of the peptic ulcer, diagnosis, etiopathogenesis, physiology of the acid secretion, and the management of the peptic ulcer. And now come to the peptic ulcer. So what is peptic ulcer? So peptic ulcer is a lesion in the lining of the digestive tract, typically in the stomach or duodenum, and caused by the digestive action of pepsin and gastric acid, and it is comes under the GI tract disorders. तो एक तरीके से पेप्टिक अल्सर जो है, अल्सर का मतलब होता है लेसन्स और वुंड्स फाउंड इन द मेम्ब्रेन। तो आपके जो अल्सर्स जो हैं खास कर ये होते हैं आपके स्टमक पे या फिर आपके डिडनम पे, जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं। ये आपकी इसोफेगस है, ये आपके स्टमक है, ये आपके डिडनल पार्ट है। तो यहाँ पे आपका अल्सर होगा इस एरिया पे, उसको बोलते हैं स्टमक अल्सर या फिर गैस्ट्रिक अल्सर। अगर इस एरिया पे होगा उसको बोलते हैं हम लोग डिडनल अल्सर या फिर डिडनल अल्सर ही बोलते हैं। और ये बेसिकली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपके जो स्टमक एरिया है या जीआई ट्रैक्ट एरिया है उसमें बहुत सारे हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, आपके एसिड्स हैं, वो काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो उसमें बेसिकली आपके जो गैस्ट्रिक एसिड हैं जिसको बोलते हैं HCl, और एक होते हैं आपके पेप्सिन। तो ये 2 मेन रीजंस हैं इनकी हाईली कंटेंट बढ़ जाने की वजह से आपको होता है। ये बहुत ही जो आप गैस्ट्रिक एसिड है जो HCl है बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। तो ये आपके अगर कंटिन्यूसली हाईली अमाउंट पे रिलीज हो तो एक तरीके से आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन हैं जो कि आपके इन डाइजेस्टिव एरिया पे होते हैं वो डैमेज होने लगेंगे और उन पे लेशंस बनेंगे, घाव बनेंगे, वुंड्स बनेंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं अल्सर। और जहाँ पे होगा उस हिसाब से हम नाम दे सकते हैं, ड्यूनल अल्सर वो फिर स्टमक अल्सर। एंड बात करें हम अल्सर की, तो अल्सर मतलब होता है वुंड्स इन द बॉडी मेम्ब्रेन। चाहे बात करें हम पेप्टिक अल्सर की जो होते हैं आपके जीआई ट्रैक्ट में, आपके स्टमक पे और डिडनम पे। इसके अलावा बहुत सारे अल्सर्स होते हैं लाइक माउथ अल्सर, डायबिटिक फूट अल्सर, जेनिटल अल्सर, कॉर्नियल अल्सर, अल्सरेटिव सर्कोइडोसिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस। And these are the basics or various types of ulcer. Now come to the peptic ulcers. So peptic ulcers also known as the peptic ulcer disease, means PUD, and जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि it is the peptic ulcer is a lesions in the lining of the digestive tract, stomach and duodenum caused by the digestive action of pepsin and stomach acid. And the types बात करें इसके तो बेसिकली मेजर 2 होते हैं आपके एक्यूट और क्रोनिक। जो बेसिकली हम बात करते हैं तो 2 ही हम पढ़ते हैं पेप्टिक अल्सर में, आपके गैस्ट्रिक अल्सर या फिर आपके डिडनल अल्सर। लेकिन उसके अलावा भी बहुत से टाइप्स होते हैं, जैसे कि बात करें हम लोग टाइप ए में है आपके एक्यूट पेप्टिक अल्सर जो कि एक्यूट कंडीशन से होते हैं, शॉर्ट टर्म्स के लिए होते हैं, जो कि होते हैं आपके कुशिंग पेप्टिक अल्सर। एंड दिस occurs in the gastric, duodenal और esophageal regions and arising in patients with intracranial injury or operation. तो ये आपके इंट्राक्रेनियल इंजरी की वजह से हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, खासकर आपके गैस्ट्रिक एरिया पे, मतलब स्टमक एरिया पे या फिर डिडोनल पे या फिर आपके इसोफेगल पे। इसके अलावा जो आपके सेकेंड आपका कर्लिंग पेप्टिक अल्सर जो भी एक एक्यूट पेप्टिक अल्सर है, एंड इट इज अकरिंग मोस्टली इन द प्रोक्सिमल डिडोनम एंड एसोसिएटेड विद द सीवियर बर्न और ट्रूमा। तो सीवियर बर्न और ट्रूमा की वजह से जो है शॉर्ट टर्म के लिए आपके जो प्रोक्सिमल डिडोनम है उसमें अल्सर हो सकते हैं, उसको बोलते हैं कर्लिंग अल्सर। एंड these are the basic types of acute peptic ulcer. And second is the chronic peptic ulcer जो है आपके फर्स्ट है आपका duodenal peptic ulcer and that is account for 75 to 80% of the cases. And second is the gastric peptic ulcer that is account for the 15 to 20% of the cases. And other are esophageal ulcer.
मीन्स मोस्टली अकर्स इन द लोअर एंड इसोफेगस। तो आपकी लोअर इसोफेगस में ये होते हैं एंड दैट इज एसोसिएटेड विद द बेड केस ऑफ क्रोनिक गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज मीन्स GERD। तो ये GERD के केस में GERD इसका बेसिक इटियोलॉजी है आपके इसोफेगल अल्सर का, जो कि आपके लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगल में होते हैं, मतलब आपके स्टमक से जस्ट ऊपर। एंड नेक्स्ट इज द bleeding ulcer. Internal bleeding is caused by the peptic ulcer, which has been left untreated, most dangerous. तो ये जो है, अगर आपको स्टमक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है और एक कंटिन्यूसली अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो जो अल्सर है वो बढ़ते जाएगा और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, उसको हम बोल सकते हैं ब्लीडिंग अल्सर, मतलब अल्सर दैट कैन कॉज द ब्लीडिंग और इंटरनल ब्लीडिंग। एंड नेक्स्ट इज द refractory ulcer, means these are the simply ulcer, peptic ulcer that have not healed after at least 3 month of treatment। तो ऐसे अल्सर जो प्रॉपर्ली ठीक नहीं होते हैं, 3 महीने तक ट्रीटमेंट करने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी अल्सर, जो कि परमानेंटली हो सकते हैं। एंड दिस आर द बेसिक्स टाइप्स ऑफ अल्सर। जो मेन है आपके, वो है आपके ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर। और बात करें इनके बेसिक डिफरेंस की, तो ये है आपके एज। तो बेसिकली ड्यूडेनल अल्सर अकर्स इन द एनी एज और बेसिकली कॉमन इन द 30 to 40 ईयर्स। तो ये यंग में हो सकते हैं और ये जो हैं आपके ओल्ड एज पे होते हैं, बेसिकली आपके 50 to 60 ईयर्स। जो आपके बात करें ड्यूडेनल अल्सर की, तो ये बेसिकली मेल में हाईली होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, ये आपके फीमेल में होते हैं अधिक आपके मेल से। बात करें इसके बेसिक इटियोलॉजी की, तो इट कैन बी अकर्स ड्यू टू द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, दैट इज H. pylori, a gram-negative bacteria, and damaging of the mucous wall, and it is occurs due to the Helicobacter pylori infection and the NSAIDs. Long-term use of NSAIDs means non-steroidal anti-inflammatory drugs, जिसको बोलते हैं पेन किलर, चाहे वो एस्प्रिन हो, आइबुप्रोफेन हो, नेप्रोक्सेन हो या फिर डाइक्लोफेनाक हो। तो इनके क्रोनिक यूज करने से भी आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। क्यों होगा, हम आगे बात करेंगे डिटेल में। इसके अलावा जो बात करें सिम्टम्स की या पेन की, तो होता है आपके एपिगेस्ट्रिक एरिया पे पेन होते हैं, ये होते हैं आपके एपिगेस्ट्रिक पेन कैन रेडिएट टू द बैक, तो ये आपके बैक तक पहुंच जाते हैं आपके पेन। बात करें इसके ऑनसेट ऑफ पेन की, तो ये 2 to 3 आवर आफ्टर ईटिंग एंड मिडनाइट में होते हैं, लेकिन ये इमीडिएटली आफ्टर द ईटिंग। तो जो एंड इसलिए जो है इस कंडीशन में जो है आपके दिस आर द एग्रीगेटेड बाय द हंगर, बट गैस्ट्रिक अल्सर्स एड बाय द ईटिंग। तो ये भूख अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको अल्सर्स के पेन प्रोड्यूस होंगी, लेकिन इस कंडीशन में अगर जैसे आप खाना खाएंगे तो वो आपको अल्सर्स प्रोड्यूस होगा या फिर पेन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये एक तरीके से आपके स्टमक में होते हैं और जो फूड हैं आपके पहले स्टमक में ही जाते हैं, इसलिए जो है ईटिंग करते ही इमीडिएटली ईटिंग के बाद ही आपको पेन महसूस होगा। एंड बात करें इसकी रिलीविंग की, तो इट इज़ रिलेटेड बाय द ईटिंग। आप खाओगे तो ये ठीक हो सकता है, मतलब पेन कम हो सकता है। अल्सर तो ठीक नहीं होगा, उसके लिए ड्रग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लेकिन जो पेन है वो कम हो सकता है। और इट इज़ रिलीविंग बाय द लाइंग डाउन एंड वोमिटिंग। एंड वोमिटिंग की बात करें तो इसमें अनकॉमन है, इसमें कॉमन होते हैं और ये इजली फिर आपके ऑटो वोमिटिंग करने के बाद आपका जो पेन है वो रिलीफ हो सकता है। बात करें वेट की, तो इसमें नो वेट लॉस, क्योंकि इसमें आपको खाना अच्छी तरह से खाओगे, एपेटाइट भी अच्छी रहेगी, तो आपका वेट कम नहीं होगा। लेकिन इसमें जो वेट लॉस हो सकता है क्योंकि आपको खाना खाने में तकलीफ होगी, इसलिए आप खाना भी कम खाओगे क्योंकि आपको खाने से पेन होगा। नेक्स्ट इज द हेमाटेमेसिस, मीन्स आपके जो आप वोमिटिंग करोगे उसमें ब्लड आना, उसको बोलते हैं हेमाटेमेसिस। इसमें आपके बहुत कम होते हैं, 40% होते हैं, इसमें होते हैं आपके 60%। जो मिलना है वो उसमें आपके 60% होते हैं, इसमें होते हैं 40%। These are the basic difference between the duodenal and the gastric ulcer. Now, come to the basic clinical symptoms of the PUD, means peptic ulcer disease. So first is the abdominal pain. That is the most common symptoms of the ulcer, that is located in the epigastric area and cause the burning sensation in the epigastric area. एंड नेक्स्ट इज द हार्ट बर्न, जिसको हम हार्ट बर्न भी बोलते हैं, आपके जी मचलना बोलते हैं, छाती जलना बोलते हैं, जो आपके एक तरीके से पूरे चेस्ट पे पेन होता है, वो एक तरीके से इंजाना का सिम्टम्स नहीं है, वो आपके हार्ट बर्न का सिम्टम्स है, जो कि पेप्टिक अल्सर की वजह से होता है। एंड नेक्स्ट इज द नोजिया, वोमिटिंग, परफोरेशन, ब्लोटिंग एंड एब्डोमिनल फुलनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट बिकॉज ऑफ पेन, खासकर होते हैं आपके गैस्ट्रिक अल्सर में। एंड वेट लॉस इन द गैस्ट्रिक अल्सर एंड हेमेटामेसिस एंड द मेलेना। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं आपके पेप्टिक अल्सर के। नाउ कम टू द diagnosis or investigations. So we can investigate by the stool examination for fecal occult blood and complete blood counts, means CBC, for the
decreased in blood cells, and we can also check the esophageal gastroduodenal scopy. टेटोन इज इंडोस्कोपी, जो हम इंडोस्कोपी करते हैं जिसको बोलते हैं EGD, इसोफेगो गैस्ट्रोडिडोनोस्कोपी, जिसमें हम इसोफेगल रीजन्स भी चेक करते हैं, गैस्ट्रिक भी मतलब स्टमक भी और आपके डिडनम भी, और उसमें हम इजीली उनको देख सकते हैं. So these are the basic procedure of diagnosis. And next is the etiopathogenesis, means what are the reasons behind the occurrence of peptic ulcers and the how it occurs. मतलब कौन कौन से रीजन्स हो सकते हैं पेप्टिक अल्सर होने के और वो किस तरीके से होते हैं, किन पाथवे के थ्रू होते हैं. So first is the peptic ulcer occurs due to the imbalance between the aggressive and the defensive factors that can be lead to the tissue damages. And आपकी बॉडी के अंदर में या स्टमक या आपके GI ट्रैक्ट के अंदर में बेसिकली अग्रेसिव फैक्टर्स और डिफेंसिव फैक्टर्स दोनों होते हैं. जो बैलेंस कंडीशन में होते हैं उसमें आपको अल्सर नहीं होगा, लेकिन जब ये इम्बेलेंस होते हैं मीन्स आपके जो अग्रेसिव फैक्टर्स हैं वो हाईली बढ़ जाते हैं और डिफेंसिव फैक्टर्स जो हैं लो हो जाते हैं, उस कंडीशन में आपको जो टिश्यूज हैं, आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो डैमेज होंगे और आपको लेशंस होंगे, मीन्स आपको अल्सर कॉज करेंगे. एंड दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ अग्रेसिव एंड डिफेंसिव फैक्टर्स. जैसे कि बात करें हम अग्रेसिव फैक्टर्स की, उसमें होते हैं HCl, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक एसिड. उसके अलावा होते हैं आपके पेप्सिन, H पाइलोरी, गैस्ट्रीन, बाइल एसिड्स. इसके अलावा आपके एनिसाइडिस वगैरह भी होते हैं, हाईली एल्कोहल कंजम्पशन भी होते हैं. तो इनकी लेवल बढ़ जाना आपके स्टमक के अंदर में आपको अल्सर कॉज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हैं आपके कहीं ना कहीं म्यूकस मेम्ब्रेन को, स्टमक को डैमेज करेंगे, खासकर HCl. बात करें हम डिफेंसिव फैक्टर्स की तो होते हैं आपके बाइकार्बोनेट, म्यूकस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स दैट इज PGE2, खासकर म्यूकस ब्लड फ्लो, एंड सो दीज आर द बेसिक डिफेंसिव फैक्टर्स. तो जाहिर सी बात है ये जो हैं इनके जो हार्मफुल इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं. आपके म्यूकस जैसे जानते हैं कि आपके स्टमक के अंदर में जो HCl है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये इजिली किसी भी सब्सटेंस को जला सकता है, लेकिन आपका स्टमक जो है प्रॉपरली नहीं जलता, क्योंकि आपके स्टमक या GI ट्रैक्ट के जो अपर लेयर हैं उसमें होते हैं म्यूकस लेयर होते हैं, और ये म्यूकस बहुत ही विस्कस होते हैं और ये इजिली स्ट्रॉन्ग एसिड को भी हैंडल कर सकते हैं. इसलिए जो है आपके जो स्टमक है प्रॉपरली टिश्यू डैमेज नहीं होते हैं. अगर ये कमी होंगे तो ही आपका जो लेशंस, आपके जो लेशंस बनेंगे आपके स्टमक पे या डिडोनल पे, क्योंकि इस ये जो है प्रॉपर कम होने की वजह से जो है HCl के हार्मफुल एक्शन को रोक नहीं पाएंगे और इजिली डैमेज हो सकते हैं. इसलिए आपके स्टमक के अंदर में या डिडोनल के अंदर में म्यूकस होना जरूरी है. बाइकार्बोनेट जो है बेसिकली जो बाइकार्बोनेट हैं बेसिकली आपके HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं. अगर हाईली बढ़ गया तो pH अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं. बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक तरीके से म्यूकस सिक्रेशन को या फिर बाइकार्बोनेट सिक्रेशन को बढ़ाते हैं और इन सिक्रेशन को कम करते हैं. म्यूकस ब्लड फ्लो होना भी जरूरी है. तो ये आपके एग्रेसिव फैक्टर्स हैं और डिफेंसिव फैक्टर्स हैं, इनके इम्बेलेंस होने से ही आपको अल्सर होगा. सो दिस इज द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द अल्सर, increase in the aggressive factors and decrease in the defensive factors. And now come to the basic etiology of the this disease. So first is the bad lifestyle or lifestyle. Smoking, acid drink, junk food, high alcohol consumption is the more prone cause of the peptic ulcer, and that may cause in the increase in the aggressive factors like pepsin and HCl. तो इनकी हाई कंजम्पशन करने से इनकी होने से जो है आपकी बॉडी के अंदर में HCl या पेप्सिन जो है हाईली रिलीज होगा, उससे आपको अल्सर हो सकता है. These are the basic pathway for the ulcer. And next is the H pylori infections. तो आपके जो बॉडी है, आपके स्टमक है, खासकर स्टमक में आपके म्यूकस लेयर पे जो है इजिली एक बैक्टीरिया होते हैं, इसको बोलते हैं H pylori, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. मीन्स H pylori बैक्टीरिया कॉमनली लिव इन द म्यूकस लेयर ऑफ द GI tract and that covers and protect the tissues. And it can cause inflammation and produce ulcer. It can be spread by the close contact like kissing, licking, and it may cause increase in the gastrin and the pepsinogen level, and that may cause the harmful peptic ulcer. तो H pylori जो है आपके स्टमक या GI ट्रैक्ट पे होते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल कंडीशन में होते हैं, उतना खास इफेक्ट नहीं देते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन पे ये इन्फ्लेमेशन शो करते हैं, उसी वजह से जो है आपको अल्सर हो सकता है. कैसे होगा हम आगे बात करेंगे. तो पेप्टिक अल्सर के लिए जो है H pylori है वो है आपके H pylori जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो कि प्रोड्यूस करेंगे हीट शॉक प्रोटीन, दैट प्रोड्यूस हीट शॉक प्रोटीन, एंड दिस हीट शॉक प्रोटीन फर्दर स्टिमुलेट द various inflammatory molecules like cytokines and histamines, and which may also release the certain enzymes like phospholipase, urease and protease. तो जो यूरियस हैं, ये यूरियस एक तरीके से आपके एसिडिक मीडिया पे जो है आपके जो यूरिया है आपके स्टमक के अंदर में, उसको बनाता है अमोनिया में.
means in the acidic media urease converts urea into the ammonia and CO2 means carbon dioxide, and this ammonia further can damage the mucosal lining of the stomach and renal and may cause peptic ulcer. So these are the basic pathway for the H. pylori infection or H. pylori induced ulcer. Next is the NSAIDs induced ulcer. Some NSAIDs like painkiller like aspirin, ibuprofen, diclofenac, naproxen may cause the ulcer. अगर आप लॉन्ग टर्म तक ये ड्रग ले रहे हैं, पेन किलर ले रहे हैं, तो आपको अल्सर हो सकता है. कैसे होगा हम बात करेंगे. एंड बेसिकली दे डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंसिव फैक्टर्स लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स. कैसे हम बात करेंगे, जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स के क्लास में. इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स में जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होते हैं जो कि बनते हैं आपके फास्फोलिपिड से, मेम्ब्रेन लिपिड से. तो मेम्ब्रेन लिपिड्स आपके फास्फोलाइपेज ए एंजाइम के प्रेजेंस में एराकिडोनिक एसिड बनाएगा और ये फिर फर्दर साइक्लोऑक्सीजिनेस COX-1 COX-2 के प्रेजेंस में बनाएगा आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स. और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली जो है आपके साइटोप्रोडक्टिव होते हैं जो कि PGE2 होते हैं. मेनली PGE2 PGF2 अल्फा बहुत सारे होते हैं, PGI होते हैं, लेकिन जो PGE है वो एक साइटोप्रोडक्टिव है and they may cause the release, increase the release of mucus and the bicarbonate and may decrease the release of acid secretion. तो अल्टीमेटली हम अगर NSAIDs यूज कर रहे हैं तो NSAIDs बेसिकली जो है COX एंजाइम इनहिबिटर हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो ये इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं आपके पेन के लिए. तो हम पेन किलर के रूप में हम देते हैं NSAIDs ताकि ये कम हो सके और आपको पेन कम हो सके. लेकिन ये अगर लॉन्ग टर्म पर यूज़ करें तो ये नहीं बन पाएंगे, ये नहीं बनेंगे, तो अल्टीमेटली ये चीज़ें जो हैं डिस्टर्ब होंगे. मीन्स आपके म्यूकस सिक्रेशन बाइकार्बोनेट जो है कम हो जाएंगे और एसिड बढ़ जाएगा, उससे आपको अल्सर होगा. इसलिए जो है NSAIDs लॉन्ग टर्म पे इस पाथवे के थ्रू आपको अल्सर कर सकता है. उसका जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो बेसिकली फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम को इनहिबिट करता है या फिर COX को भी इनहिबिट करता है, उससे भी आपको अल्सर हो सकता है. इसलिए जो स्टेरॉइड ड्रग हैं लॉन्ग टर्म पे भी अल्सर कर सकते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे. एंड नेक्स्ट इज द क्रोनिक स्ट्रेस में प्रेजेंट अल्सर. क्रोनिक स्ट्रेस भी आपके अल्सर कॉज कर सकता है. कैसे करेगा, क्योंकि जो स्ट्रेस कंडीशन पे जो है आपके एनर्जी कंजप्शन बढ़ जाएगा. मीन्स इट में इंक्रीज द एनर्जी कंजप्शन एंड द ग्लाइकोलिसिस पाथवे एंड दैट अकर्स ड्यू टू द कोलेस्ट्रॉल हार्मोन. तो स्ट्रेस कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर में कोलेस्ट्रॉल हार्मोन बढ़ेगा. कोलेस्ट्रॉल हार्मोन बढ़ने की वजह से जो है आपके एनर्जी कंजप्शन बढ़ेगा. उसके साथ में जो कोलेस्ट्रॉल हार्मोन है जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, एक तरीके से दे इनहिबिट द PLA2 मींस फास्फोलाइपेज A2 एंड फास्फोलाइपेज A2 जैसे कि हम अभी बात कर चुके हैं, फास्फोलाइपेज A2 से ही आपका बनेगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह. सो ये कम होने से जो है आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम होंगे. ये कम होने से जो है इंक्रीज द एसिड सिक्रेशन एंड इनहिबिट द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रेशन से आपको अल्सर होगा. तो ये कम होने से ही आपको अल्सर होगा. इसलिए इसको हम साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स बोल सकते हैं अल्सर के केस में, जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में एग्जाम में आते हैं. नेक्स्ट इज द जोलिंजर-इल्सन सिंड्रोम एंड it is a tumor of the gallbladder cells and that may increase the gastrin activity and may increase the acid secretion and may further cause the ulcer. So this is the pathway for the Zollinger-Ellison syndrome. And next is the genetically भी हो सकते हैं और आपके अदर मेडिकेशन लाइक SSRIs मीन्स सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जो कि आपके हैं फ्लुएक्सेटिन, जो एक तरीके से एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं, उसके थ्रू भी हो सकता है. इसके अलावा स्टेरॉइड्स कैसे होते हैं हम बात कर चुके हैं, स्टेरॉइड्स के थ्रू भी होते हैं. इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स के लॉन्ग टर्म यूज करने से भी हो सकते हैं. दिस आर द बेसिक एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ द पेप्टिक अल्सर. नाउ कम टू द फिजियोलॉजी ऑफ एसिड सिक्रेशन. ये जो पार्ट है ये आपके फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि इसको समझने के बाद ही आप ड्रग थेरेपी को समझ सकते हैं इजिली. आपके बॉडी में किस तरीके से एसिड या HCl जो है सिक्रेट होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि एसिड सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या इन्हेंस करते हैं, और उनको हम किस तरीके से इनहिबिट करके या ब्लॉक करके हम आपके बॉडी के अंदर में जो HCl सिक्रेशन है उसको हम कम कर सकते हैं. सो दिस इज द पैराइटल सेल. जो आपका जो फूड मटेरियल है वो आपके NS के थ्रू, जो वेगस नर्व के थ्रू, जो कि आपके पैरासिम्पैथिक सिस्टम के पार्ट हैं, आपके एसिटाइलकोलिन के थ्रू आपके जो ENS गैंग्लिया सेल्स हैं जो कि एंटेरिक नर्व सिस्टम का पार्ट है. एंटेरिक नर्व सिस्टम में जो आपके N और M रिसेप्टर्स हैं उसको एक्टिवेट करेंगे. फिर ये जो है एसिटाइलकोलिन रिलीज करेंगे और आपके गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड्स रिलीज करेंगे. तो जो आपके एसिटाइलकोलिन है जो कि अग्रेसिव फैक्टर्स के रूप में यूज होता है, जो आगे आपके जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स हैं उसको एक्टिवेट करेगा, खासकर आपके इंटेरोक्रेमोफिन लाइक सेल्स में जो कि आपके मास सेल्स हैं. फिर उससे हिस्टामिन रिलीज होगा, ठीक है. और आपके जो गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड्स हैं वो आपके गैस्ट्रिन को इंड्यूस करेंगे आपके G सेल्स में, गैस्ट्रिन सेल्स में, और आपके ये जो गैस्ट्रिन है फर्दर आपके गैस्ट्रिन रिसेप्टर्स जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिन कोलेस्टोकाइनिन
रिसेप्टर्स में जाके एक्टिवेट करेंगे और हिस्टामिन को रिलीज करेंगे। तो अल्टीमेटली गेस्ट्रिन भी और एसिटाइलकोलिन भी दोनों एक तरीके से आपके हिस्टामिन को रिलीज कराएंगे, और ये हिस्टामिन ही मेन डोमिनेंट एक्शन शो करता है आपके इस सेल रिलीज के लिए। ये फर्दर फिर आपके जो H2 रिसेप्टर्स हैं जो कि आपके होते हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर्स होते हैं, H2 रिसेप्टर्स आपके पैटल सेल्स में उसको एक्टिवेट करेंगे। उसको एक्टिवेट करने के कारण जो है साइक्लिक एमपी पाथवे एक्टिवेट होगा, जो कि आपके सोडियम सॉरी हाँ प्रोटॉन पंप को मीन्स आपके हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप को एक्टिवेट करेंगे। उससे जो है आपके जो H आयन है वो इंटर करेंगे यहाँ पे और ल्यूमेन पे, और आपके जो पोटेशियम आयन है वो इंटर करेंगे इस सेल्स पे, ठीक है। एंड हिस्टामिन के अलावा जो आपके एसिटाइलकोलिन है और गेस्ट्रिन है ये भी डायरेक्टली इन पाथवे को एक्टिवेट करके मींस मस्कर्निक रिसेप्टर को एक्टिवेट करके बाय द एसिटाइलकोलिन, और आपके गेस्ट्रिन जो है गेस्ट्रिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करके कैल्शियम पाथवे को इंक्रीज करके जो प्रोटॉन पंप की एक्टिविटी है मींस आपके हाइड्रोजन पोटेशियम एक्टिवेस पंप की एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करेंगे। अल्टीमेटली H आयन यहाँ पे आएगा, और जो ये H आयन है वो फर्दर आपके क्लोराइड आयन के साथ मिलकर बनाएगा HCl जो कि रिलीज होगा आपके पैरेटल सेल से। तो अल्टीमेटली आपके गेस्ट्रिन हो, एसिटाइलकोलिन हो या फिर आपके हिस्टामिन हो, वो एक तरीके से एसिड सीक्रेशन के लिए इंड्यूसर की तरह काम करते हैं, और जो मेन रोल है वो आपका सोडियम हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप करता है। इसके अलावा जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि हम बात कर चुके हैं कि ये साइटोप्रोटेक्टिव है। ये अल्टीमेटली जो है EP3 रिसेप्टर्स मींस प्रोस्टाग्लैंडिन E रिसेप्टर्स के थ्रू इस पाथवे को इनहिबिट करेगा, साथ साथ गेस्ट्रिन को भी इनहिबिट करेगा। इससे इसलिए जो है एसिड सीक्रेशन को कम करते हैं, इसलिए आपके गुड हैं या आपके बैड हैं। तो अल्टीमेटली हम H2 रिसेप्टर को या फिर गेस्ट्रिन रिसेप्टर्स को या फिर मस्कुलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके एसिड सीक्रेशन को कम कर सकते हैं, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स के थ्रू इसको इनहिबिट कर सकते हैं। तो इसलिए जो 3 पाथवे हैं उनके थ्रू हम ड्रग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे। सो नाउ कम टू द ड्रग ट्रीटमेंट or therapeutic management of the peptic ulcer, and the basic goal is the relief of the pain, ulcer healing, and prevention of the complications like bleeding and perforation and hemorrhage, and prevention of the relapse. एंड पहला क्या होगा आपका लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। अगर आप डाइट अच्छे से लेंगे, अगर आप प्रॉपरली टाइम पे खाना खाएंगे, आप अल्कोहल कम लेंगे, आप स्मोकिंग कम करेंगे, तो आपको अल्सर चांसेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें ड्रग की, तो बेसिक अप्रोचेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर्स आर, फर्स्ट इज द रिडक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, जो कि हम अभी बात कर चुके हैं। उसमें 4 मेन होंगे कि कौन कौन से पाथवे थ्रू हम गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज द H2 रिसेप्टर ब्लॉकर और H2 एंटीहिस्टामिन्स लाइक सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, मोटिडिन। जो आपके ये ड्रग हैं वो बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं, जैसे कि आपकी बात करें एसीलॉक की या जेंटॉक की, तो उसमें ये होते हैं जो कि आपके H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके ACL को कम करेगा, जो कि आज की डेट पे ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ जो मिलने वाले प्रोडक्ट हैं उसमें कैंसर कॉज कर सकता है, जो कि आप अभी न्यूज़ में सुने होंगे कुछ दिन पहले या कुछ टाइम पहले। नेक्स्ट इज द PPIs और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये जो अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, जिसको हम बात करते हैं ओमेप्राजोल, इसमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेप्राजोल, इलाप्राजोल, लेंसोप्राजोल। जितने भी प्राजोल्स हैं वो एक तरीके से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं, जो कि आपके हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप को इनहिबिट करेंगे। उससे H और पोटेशियम आयन का एक्सचेंज नहीं होगा, तो H आयन नहीं होगा आपके एलिमेंट्स पे, तो आपके HCl नहीं बन पाएंगे और ये रिलीज नहीं हो पाएंगे ग्लैंड्स पे। एंड नेक्स्ट इज द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, जो कि आपके मस्कुलिन रिसेप्टर को इनहिबिट करेगा। वो है आपके खासकर M1 रिसेप्टर्स, जैसे कि आपके पायरेनजेपिन, M3 रिसेप्टर्स लाइक पायरेनजेपिन, प्रोपेंथेलिन, ऑक्सीफिनोनियम। तो ये आपके ड्रग हैं जो कि मस्कुलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। उसके लिए हैं आपके प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग लाइक मिसोप्रोस्टाल, जो कि डायरेक्टली आपके HCl सिक्रेशन को कम करेंगे बाय इनहिबिटिंग द साइक्लिक MP पाथवे। एंड नेक्स्ट इज द यूटिलाइजिंग द गैस्ट्रिक एसिड। अगर एसिड अधिक हो गया तो हम एंटासिड यूज कर सकते हैं, जो कि आपके होते हैं सिस्टमिक और आपके नॉन सिस्टमिक। सिस्टमिक में होते हैं आपके सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। सिस्टमिक मतलब होता है कि ये जो ड्रग हैं आपके सिस्टमिकली भी इफेक्ट शो कर सकते हैं, आपके ब्लड में सर्कुलेट होकर आपके बॉडी में भी इफेक्ट शो कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ होते हैं वो नॉन सिस्टमिक होते हैं, जैसे कि आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सिल जेल और मेगालरेट, जो कि लोकली काम करते हैं, केवल ये एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। लेकिन अगर हम क्रोनिक वे पे हम यूज़ करें एंटासिड तो सही नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी के जो स्टमक है, स्टमक में जो भी आपके हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं,
उनकी काम करने के लिए एसिडिक मीडिया बनना जरूरी है। अगर हम हाईली क्लोनिक वे पे यूज़ करें एंटासिड्स तो आपके पीएच जो हैं बढ़ जाएंगे। जैसे पीएच बढ़ेंगे उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी फिर अगेन एचसीएल को रिलीज कराएगी। इसको बोलते हैं रिबाउंड एसिडिटी। इसलिए हम क्रोनिक वे पे यूज़ नहीं कर सकते एसिड एल्सर के केस में। इसको हम एक्यूट कंडीशन में तुरंत रिलीव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वी कैन आल्सो यूज़ द अल्सर प्रोटेक्टिव। उसमें होते हैं आपके स्क्रालफेड, क्लाइडल, बिस्मथ सबसिट्रेट। ये आपके अल्सर प्रोटेक्टिव हैं। ये म्यूकस लेयर को इंक्रीज करेंगे, लेकिन ये साइटोप्रोटेक्टिव नहीं है। साइटोप्रोटेक्टिव में केवल आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही होंगे अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं तो। एंड नेक्स्ट इज द एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स लाइक एमोक्सिसिलिन, क्लेथ्रोमाइसिन एंड मेट्रोनिडाजोल, जो कि आपके एंटीबायोटिक्स हैं, जो कि हम यूज कर सकते हैं आपके एंटी एच पाइलोरी ड्रग के रूप में, जो कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन को कम करते हैं। So these are the basic things about the peptic ulcer, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. And last, thank you, keep watching.